हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। और हमारी एक सीरीज चल रही है अरिहंत पब्लिकेशन से, आप देखेंगे। अब इस सीरीज में क्या किया गया है कि जो पुराने हमारे पेपर्स हैं, चाहे वो यूपीएससी के हों या यूपी पीसीएस के हों, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इस तरीके से तकरीबन 250 पेपरों को एक पुस्तक है अरिहंत की, देखेंगे। इसमें लगभग 250 से भी ज्यादा पेपरों को असेंबल किया गया है टॉपिक वाइज। और 1990 से जो पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे अरेंज कर रखे हैं, टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज कलेक्शन है उनका। और फिर उसके साथ साथ क्या दे रखा है कि थोड़ी थोड़ी इन्होंने क्या कर रखी है, पूरी की पूरी इसमें मतलब जैसे क्वेश्चन दिया उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। चैप्टर को शुरुआत करते समय भी क्या दे रखा है, आपको थोड़ा सा डाटा दे रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी है, नोट्स के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम भी जब क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें साथ साथ में कुछ ना कुछ डाटा देते चलेंगे। बुक की बात करें तो भाई टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज इसमें डिवीजन आपको मिल जाएगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा इसमें, एक मिनट, ओके, इसमें आपको टॉपिकल, एक मिनट आइए इधर, एक मिनट, अभी हम थोड़ा रेस्ट लेते हैं। पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट देखिए। पेन पेन ये ये ठीक है, एक मिनट बस, थोड़ी सी। अब देखिए, तब तक हम इसकी बात कर लेते हैं। तो इस बुक में क्या दे रखा है, बंद कर दीजिए। ओके, चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो इस बुक की क्या खासियत है, हमने देखा कि इसमें एक तो एरर फ्री व्याख्या है, 100% एरर फ्री व्याख्या आपको मिलेगी। माइंड मैप आपको सबसे बड़ी बात है, देखिए हम खुद से नोट्स बनाते हैं हाथ से तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है। हम डायरेक्ट बुक को पढ़ते जाएंगे, इसमें जैसे आप अपने नोट्स बना रहे हैं वैसे ही इसमें माइंड मैप बने हुए। इसकी अच्छी खास बात यह है, पेज की क्वालिटी भी अच्छी खासी रखी गई है, ताकि व्हाइट पेज रहते हैं तो कलर करने में या पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा गुड फीलिंग आती है। टोटल 3500 प्रश्न, आपको इससे भी ज्यादा प्रश्न इसमें मिल जाएंगे। पीवाईक्यू पीवाईक्यू करने का एक सबसे बेनिफिट ये होता है कि एमसीक्यू को डील हमको किस स्टाइल से करना है वो हमको पता लग जाता है। तो एक ये बुक जो अरिहंत की है, सामान्य विज्ञान के नाम से, ये आप जरूर से ले लीजिएगा, ताकि जब हम जो जो पढ़ते चले जाएं आप उसको अंडरलाइन करते चले जाएं। साथ में अगर जो भी कोई और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता होनी चाहिए, उसको भी आप इसमें जोड़ते चले जाएं। तो ये काम आप जरूर से कर लीजिएगा, इस बुक को ले लीजिएगा। आज का सेशन फिर स्टार्ट करते हैं हम सामान्य विज्ञान के लिए। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर वर्क क्या होता है, व्हाट इज वर्क। तो वर्क की जब हम बात करें तो देखिए, असल में क्या है, ये बल की दिशा में विस्थापन है। असल में जिस चीज को हम यहाँ पे कार्य कह रहे हैं, विज्ञान की भाषा में कार्य अलग चीज है और हमारी सामान्य जिंदगी में कार्य अलग चीज है। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कार्य बस एक ऐसी चीज है कि बल और विस्थापन का अगर गुणनफल हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक गुटका है, गुटका मतलब कोई कोई ईंट है या कोई वस्तु है, उसको अगर हम मान लीजिए एफ बल लगा के खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो वस्तु तो भाई जमीन पर चलेगी। तो वस्तु खिसक रही है इस डायरेक्शन में, मान लीजिए एस खिसक गई। एस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोण बन रहा है थीटा। तो ये कह रहा है कि बल और बल की दिशा में विस्थापन, इसका मतलब अगर हम इसको अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर आएगा एस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, एस साइन थीटा, और इधर आएगा इसका कंपोनेंट। तो इन दोनों की अगर हम बात करें या बल के कंपोनेंट तोड़ लेते हैं तो इधर आएगा एफ कॉस थीटा और इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। तो ये कह रहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे दोनों ये सेम डायरेक्शन, इनका गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई
विस्थापन। तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, या अगर आप उस टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना चाहते हैं तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट। आप सीधे सीधे बस इतना याद रख लीजिएगा कि बल की दिशा में विस्थापन और बल का गुणनफल, कुल मिला के बल का गुणनफल विस्थापन के साथ अगर किया जाए तो जो चीज हमको मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, कार्य के नाम से जानते हैं। अब देखिए कार्य के बारे में, कार्य, अब क्योंकि यहाँ पे कोण आ गया, cos थीटा का टर्म आ रहा है, तो cos थीटा की तीन तरह की वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू +1 भी होती है, इसकी वैल्यू 0 भी होती है, इसकी वैल्यू -1 भी होती है। तो अगर cos की वैल्यू +1 या पॉजिटिव आए, 0 से ऊपर आए, तो ऐसा कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। अर्थात अगर कोण न्यून कोण हो, अगर बल के बीच में, विस्थापन के बीच में कोण अगर न्यून कोण है, अर्थात 0 से या तो 0 है या फिर क्या हो 90 से छोटा है, तो इस तरह की कंडीशन में जो कार्य होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे पिंड को पृथ्वी की सतह से उठाना। मतलब अब यहाँ पे हम दो तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ये हो गया हमारा कार्य, कार्य को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, या ये कहिए कि कार्य तीन प्रकार का होता है। एक है पॉजिटिव कार्य, एक है जीरो कार्य, और एक है नेगेटिव कार्य। तो जब थीटा का मान 90 से क्या है, छोटा है, तो कार्य पॉजिटिव होता है। तो पुल और पुश द्वारा, पुल किसी चीज को खींचना, या पुश द्वारा बलों की हम बात कर रहे हैं, या किसी चीज को धक्का मारना, तो जब भी खींचने में या धक्का मारने में कोई कार्य होगा तो वो पॉजिटिव कार्य कहलाएगा। अगर मान लीजिए थीटा का मान हुआ 90 डिग्री, तो वैसी कंडीशन में जो कार्य होगा, क्योंकि cos थीटा का मान 0 हो जाता है, इसलिए ऐसा कार्य शून्य कार्य कहलाता है। जैसे कि एक पुली जब वजन उठाता है तो उसके द्वारा बल लगता है ऊपर की तरफ, लेकिन पुली जो चलता है सड़क पर वो चलता है इस तरह से, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल हो जाता है। इसलिए पुली द्वारा फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब इसी तरीके से एक तैराक होता है तो अपने हाथ पैर मारता है तो बल लगाता है ऊपर की तरफ, लेकिन विस्थापन होता है साइड में, तो वहां भी क्या होगा, कोई कार्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई गार्ड है, एक ही जगह पे खड़े होकर ड्यूटी देता है, तो वैसी कंडीशन में उसके द्वारा कोई विस्थापन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी जो कार्य होगा वो शून्य कार्य ही होगा। अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम वस्तु को लेके जाना चाहते हैं इधर और एक बल लगा हुआ है इधर, तो वैसी कंडीशन में कोण 90 से बड़ा हो जाएगा। यदि कोण का मान 90 से बड़ा है तो होने वाला कार्य नकारात्मक कार्य कहलाता है। जैसे कि घर्षण अगर कभी भी काम करेगा तो वो नेगेटिव टाइप का ही करेगा, वस्तु को खुरदरे धरातल पर खींचने में कार्य, अर्थात घर्षण द्वारा किया गया कार्य, इसको नेगेटिव वर्क भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक आ गया समझ में। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, अब यहां पे दिया जा रहा है ऊर्जा का परिचय। देखिए उससे पहले हमको फिर एक चीज देखनी पड़ेगी कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वर्क का, वो वर्क का फॉर्मूला था W = F/S। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि भाई बल का मात्रक होता है न्यूटन, अगर मुझे मात्रक पता करने हैं वर्क के, तो न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। लेकिन जूल नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने इस फील्ड में बहुत सारा काम किया है, तो उस साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए चाहे तो आप न्यूटन मीटर कह दीजिए या इसी चीज को आप जूल कह दीजिए। अगर आपसे पूछेगा ऐसा ही मात्रक तो फिर आपको जूल बताना पड़ेगा, लेकिन सामान्य तौर से आप इसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। ये एसआई की बात हो रही है या एमकेएस सिस्टम की बात हो रही है। अब इसी बात को अगर हम मान लीजिए सीजीएस में कहेंगे, तो सीजीएस में हम, आपको याद होगा, जो बल का मात्रक है उसको कहते हैं डायन, और जो दूरी का मात्रक है उसको कहते हैं सेंटीमीटर। तब चाहे तो आप डायन सेंटीमीटर कह दीजिए या फिर आप इसको अर्ग कह दीजिए। अर्ग इसका मात्रक हो जाएगा सीजीएस में। अब हम ये भी जानते हैं कि भाई 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब अगर मैं जूल को अर्ग में कन्वर्ट करूं तो 1 जूल में कितने हो जाएंगे, 10⁵ ये, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब 5 और 2
7। 1 जूल में 10⁵5 अर्ग हो जाएंगे। एक ये है, तो इसका मतलब इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, इसका एक मात्रक अर्ग भी होता है, और अर्ग और जूल के बीच में ये एक रिलेशन होता है। अगर मैं प्रकृति की बात करूं तो देखिए कोई भी ऐसी राशि है जिसमें cos थीटा आता हो, हमने देखा था अभी इसमें एक फॉर्मूले में आ रहा था fs cos थीटा, तो जिसमें भी cos थीटा आता होगा उसको अदिश राशि के नाम से जाना जाता है। तो कार्य एक अदिश राशि होती है। इतनी मोटा मोटी सी इसमें इंफॉर्मेशन और थी। इसको क्या, अगर आपने बुक ले रखी है तो उसमें बुक में साइड में ऐड करते चले जाइए, क्योंकि अब फिर से नोट्स बनाना वो तो देखो पॉसिबल है नहीं, आपको बनाने भी नहीं चाहिए, आपका बहुत सारा टाइम इसमें ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, आवाज ठीक आ रही है? चलिए अब हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में। हमने कार्य के बारे में पढ़ लिया, अब ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जो कार्य है वही दूसरे रूप में ऊर्जा कहलाती है। एक कार्य ऊर्जा प्रमेय आती है तो हम कहते हैं कि ऊर्जाओं का अंतर ही कार्य के बराबर होता है। तो या ये कह सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो जो जो मात्रक कार्य के हैं वही सारे मात्रक, वही सारे गुण ऊर्जा के भी होंगे। मतलब ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होगा, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होगा, ऊर्जा का और जो इसके अगर जूल के और अर्ग के बीच में ये जो रिलेशन है ये भी होगा। ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही होगी। ये एक यहाँ पे अलग पॉइंट है। अब ऊर्जा की बात करी जाए तो देखिए ऊर्जा दो प्रकार की हो सकती है। यहां पे इसको हम देखते हैं एक बार। इसको अगर मैं मिटा दूं तो देखिए ऊर्जा के अगर हम प्रकारों की बात करें तो ऊर्जा होती है दो प्रकार की। कैसे? एक प्रकार होता है ऊर्जा का जिसको हम कहते हैं, भाई हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और दूसरी होती है अयांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा फिर से दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा में जैसे कि ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, इस तरह की, या नाभिकीय ऊर्जा, इस तरह की ऊर्जाओं को अयांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। गतिज ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु में उसकी गति की वजह से उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसको 1/2 mv² से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे m है वस्तु का द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग। जैसे कि भाई आंधी में टीन का उड़ना, अगर हम मान लीजिए किसी कील पर हथौड़े को मारेंगे तो कील क्या होती जाती है? मूव करती चली जाती है, अंदर बहुत धस जाती है लकड़ी में। ये एक उदाहरण। या अगर मान लीजिए कोई पंखा ले लिया जाए, उस पर तेजी से पानी गिराया जाए, या आपने देखा होगा बाइक पर जब हम तूफानी पंखा लेके चलते हैं तो पंखड़ियां उसकी घूमने लग जाती हैं। तो टरबाइन का मतलब वही पंखड़ियां वाली चीज। तो टरबाइन से ब्लेड को घुमाना, या ऊपर से पानी गिराएंगे तो टरबाइन के ब्लेडों का घूमना भी किसका उदाहरण है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर या स्थितिज ऊर्जा पर या स्टैटिक एनर्जी कह दीजिए आप। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है U बराबर mgh। m वस्तु का द्रव्यमान, G है नीचे गिरते समय गुरुत्वीय त्वरण, और H है यहाँ पे आप किस ऊंचाई से किसी वस्तु को गिरा रहे हैं। जैसे इस वस्तु को अगर मैं गिराऊंगा तो अभी इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वस्तु नीचे की तरफ आएगी, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती चली जा रही है। इसका मतलब वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे बांध में जो पानी को हम सिंचित कर देते हैं, पानी भरता चला जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। धनुष की डोरी को अगर हमने धनुष को खींच लिया तो जब हम खींचते जा रहे हैं तो हम अपनी गतिज ऊर्जा को किसमें स्टोर करते चले जा रहे हैं? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर करते चले जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अपने हाथ को छोड़ेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए धनुष की डोरी में जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग को आपने दबा करके छोड़ दिया या दबा दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। पेन को ऊपर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब ये पेन है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। हमने या तो स्प्रिंग को खींच दिया तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी,
और दबा दिया तब भी उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। इस तरह की ऊर्जाओं को पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये नियम क्या कहता है, देखिए हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में देखा, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि भाई जो कार्य है वो ऊर्जा के समतुल्य होता है, ऊर्जा के बराबर नहीं होता, समतुल्य होता है, लगभग वैसी ही एक राशि है, या ये कहिए वैसी ही एक राशि है। अब जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, हाँ इसको एक रूप में से दूसरे रूप में बदला जरूर जा सकता है, उसके लिए अलग अलग यंत्र भी होंगे। तो यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ना नष्ट, ना उसको बना सकते हैं ना उसको। अब ऑलरेडी एक संरक्षण का नियम हम पढ़ के आ चुके हैं, संवेग संरक्षण का नियम, कि घटना से पहले जितना संवेग होता है घटना के बाद भी उतना ही संवेग रहता है, अर्थात कि संवेग पूरी निकाय के संवेग की बात करें तो वो हमेशा नियत रहता है, वैसे ही पूरे निकाय की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। अब हम यहाँ पे बात करें तो परंपरागत स्रोत है, ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो परंपरागत स्रोत है जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन क्या है भाई, जैसे हम क्या करते हैं, गोबर से उपले बना लेते हैं, कंडे बना लेते हैं, उनको जलाते हैं, या हम जंगल से लकड़ी काट लाते हैं उनको जला लेते हैं। या जीवाश्म ईंधन के रूप में अगर हम बात करें लकड़ी और उपले के अलावा, तो भाई हम क्या करते हैं, अंदर जमीन में से खोद करके कोयला निकाल लेते हैं, या पेट्रोलियम निकाल लेते हैं, पेट्रोलियम को साफ करके हम पैराफिन, मोम, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एलपीजी, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें प्राप्त करते हैं। तो इन सभी चीजों को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अब ये परंपरागत रूप से, सामान्य रूप से अब तक हम यूज करते आ रहे थे। गैर परंपरागत स्रोतों का मतलब है कि ऐसे स्रोत जो नई टेक्नोलॉजी की वजह से आज हमको मिल पा रहे हैं, लेकिन पहले हम उनका इस तरह से यूज नहीं करते थे। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आपने देखा होगा, सोलर पैनल पे धूप पड़ती है जिसकी वजह से विद्युत पैदा होने लग जाती है, उसकी बात हो रही है। समुद्री ऊर्जा, समुद्र की तरंगों की वजह से या समुद्र के अलग अलग धाराओं के तापमान के अंतर की वजह से, या जो ज्वार भाटा आते हैं उसकी वजह से, हम तीन रूप में समुद्र से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। या भूतापीय ऊर्जा, कई जगह पे क्या हो रहा है, जैसे हम अगर अपने भारत में ही देखेंगे तो ज्वाला देवी जी का जो मंदिर है, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे अंदर से बहुत ज्यादा तेजी से भाप निकलती है या गर्माहट निकल रही होती है। तो उस गर्माहट के साथ हम क्या कर सकते हैं, पानी को गर्म कर सकते हैं, पानी गर्म होगा तो उसकी भाप बनेगी। भाप को क्या करें कि भाप को इकट्ठा करके एक पाइप से निकालें। अब वो पाइप से अगर तेजी से भाप निकलेगी और उसके सामने एक पंखा लगा दें तो पंखे को बहुत तेजी से हिलाएगी। उस पंखे के साथ एक हम जनरेटर सेट कर दें तो वो जनरेटर भी गोल गोल घूमने लग जाएगा, जनरेटर घूमेगा तो उससे बिजली बन जाएगी। इस तरह की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के जो नियम था उसके, भाई उसने ये कहा था ना कि ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, हाँ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें क्या किया जाता है, जो एग्जाम्स में कि सीधे सीधे आपसे उपकरण का नाम पूछ लेता है या पूछ लेता है किस रूप से किस रूप में बदली गई, किसी एक उपकरण को दे देगा, फिर पूछेगा इसने किससे किस में बदला। जैसे सोलर सेल, ये क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मीय से नहीं बदलता, ये बदलता है प्रकाश ऊर्जा से। प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो देखिए जो मशीन है उसके अंदर क्या चल रहा है, मशीन के अंदर तो करंट फ्लो हो सकता है, तार में तो सिर्फ बिजली चल सकती है, बाकी क्या होगा उसमें ध्वनि नहीं चलेगी, या जो हम सुन पा रहे हैं ध्वनि उस टाइप की ध्वनि नहीं चलेगी। इसका मतलब जो भी यंत्र है उसके अंदर तो बिजली है, और फिर जब हम उस स्पीकर से सुनते हैं तो हमको तो जो हम कानों से सुन पा रहे हैं वो चीज सुन पा रहे हैं। इसका मतलब ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देती है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। डायनामो, इसको सामान्य भाषा में जनरेटर भी कह देते हैं, वैद्युत जनरेटर। देखो जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, तो वैद्युत जनरेटर का मतलब है बिजली बनाने वाली मशीन। अल्टरनेटर वर्ड भी यूज किया जाता है, डायनामो भी यूज किया जाता है। ये यांत्रिक से वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा समझ गए, अभी जैसे हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा का मतलब, यांत्रिक ऊर्जा का भी गतिज ऊर्जा वाला पार्ट, ऐसे करके मोटर घूम रही होती है तेजी से, उसकी वजह से
तो डायनामो घूम रहा होता है, डायनामो घूम रहा होता है, उसकी वजह से बिजली बन रही होती है। तो ये गतिज ऊर्जा को असल में किसमें, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो गतिज ऊर्जा लिख देगा तब भी सही है, यांत्रिक लिख देगा तब भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है। अब कह रहा है वैद्युत मोटर, तो डायनामो का जस्ट उल्टा होता है वैद्युत मोटर। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा था, तो ये क्या करेगी, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। भाई आप तार लगा दीजिए, वैद्युत का प्रवाह होगा, उसकी वजह से मोटर चलने लग जाएगी, पंखा गोल गोल घूमने लग जाएगा। अब माइक्रोफोन की बात करते हैं, जैसे ये एक माइक्रोफोन है, तो मैं जो बोल रहा हूं ये मैं ध्वनि ऊर्जा के रूप में एनर्जी को चारों तरफ प्रसारित कर रहा हूं। ये जो मशीन है उस ध्वनि को कैच करके वैद्युत सिग्नलों में कन्वर्ट कर रही है, या ये कहिए कि बिजली में कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब माइक्रोफोन क्या करता है, ये लाउड स्पीकर का जस्ट उल्टा है, ये ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इंजन की बात करें, जैसे मोटरसाइकिल का इंजन, ट्रक का इंजन, इनकी अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई एक पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर क्या रहते हैं, गैसें भर जाती हैं, और उन दबावों की वजह से पिस्टन ऊपर नीचे आता रहता है, जिसकी वजह से हमको गतिज ऊर्जा मिल जाती है। वैद्युत सेल क्या करता है, वैद्युत सेल रासायनिक से वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब या ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा को जब सेल चार्ज हो रहा होता है, वैद्युत सेल की जगह पे बैटरी भी कह सकता है, तो बैटरी जब चार्ज हो रही होती है, सेल जब चार्ज हो रहा होता है तो वैद्युत को रासायनिक में बदलता है, और जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो रासायनिक को वैद्युत में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हम कहें कि भाई प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन सा कन्वर्ट करता है, तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा सूरज से आने वाले प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। रासायनिक ऊर्जा को मांसपेशी ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, या सामान्य या गर्मी में कन्वर्ट कर देता है, तो भाई हमारे पेट में जो पाचन होता है उसमें ग्लूकोज का पाचन हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा को फिर से ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ प्रक्रियाएं हैं। अब हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। तो शक्ति क्या है, कार्य करने के समय की दर। देखो ऊर्जा क्या थी, कार्य करने की क्षमता, आप कितना कार्य कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसको हम कह रहे थे ऊर्जा। और ये क्या है, कार्य करने की दर। आपसे जब कभी भी कहा जाए दर शब्द, तो आप समझ जाइए आपसे समय का भाग देने के लिए कहा जा रहा है। इसका मतलब P इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी, कार्य की दर या कार्य करने की दर, टाइम का डिवाइड, इसको हम कहते हैं शक्ति। तो कार्य करने की दर को पावर या शक्ति कहा जाता है। अब आगे फिर देखते हैं इस चीज को कि भाई इसके मात्रक क्या बनेंगे। तो इसका मात्रक बनेगा, हम जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसका मतलब इसका मात्रक होता है जूल सेकंड। लेकिन एक साइंटिस्ट है वॉट करके, थॉमस वॉट, अब उनके सम्मान में क्या किया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भाप का इंजन बना के दिखाया, उनके सम्मान में क्या किया गया, इसका एक मात्रक रख लिया गया जिसको हम कहते हैं वॉट। यही इसका एसआई मात्रक होता है। अब हम बात करें कि भाई एक तो इसका मात्रक वॉट है, किलो का मतलब आप जानते हैं, किलो का मतलब होता है 10 की घात 3। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, तो 10 की घात 3 ग्राम होंगे। और 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो 10 की घात 3 मतलब 1000 वाट होंगे। इस तरीके से किलो होता है, मेगा होता है, ऐसे ही अश्व शक्ति। अब देखिए जेम्स वाट साहब, सॉरी जो जेम्स वाट थे, जब वो क्या करते थे, अपने इंजन को लेकर के जाते थे खदानों के मालिकों के पास, तो जो खदान मालिक थे कोयला खोदते थे, धातु निकालते थे जमीन से, उनसे एक गड़बड़ होती थी कि वो उतने समझदार नहीं थे, साइंस नहीं जानते थे। व्यापारी को साइंस से उतना ज्यादा मतलब होता नहीं, उसको तो व्यापार से मतलब है। तो वो क्या करते थे, उनको समझाने के लिए ऐसे बताते थे कि भाई मेरी मशीन आपके 5 घोड़े जितना काम करते हैं उतनी मेरी एक अकेली मशीन काम कर देती है, आपके 10 घोड़े जितना काम करेंगे उतनी मेरी मशीन काम कर देगी। तो घोड़ों के साथ कंपेयर करके वो उनको समझाते थे। तो वहीं से एक मात्रक प्रचलित हो गया जिसको अश्व शक्ति या हॉर्स पावर के नाम से जाना गया। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। इसको इस तरह से समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, देखिए एक मात्रक और भी आता है, हालांकि वो ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन क्योंकि वो
वाट के साथ मैच करता है तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे बिजली का बिल आता है घर में 1 यूनिट, इसको बोलचाल की भाषा में तो 1 यूनिट कह देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं हम 1 किलो वाट घंटा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, किलो का मतलब 1 × 10⁻³ वाट की जगह पे वाट रहने दीजिए। और 1 घंटे में होती है 60 मिनट और हर 1 मिनट में होती है 60-60 सेकंड, इसका मतलब इतने सेकंड हो गया। अभी हमने, आपको याद होगा कि जूल अपॉन सेकंड को वाट कहा था, तो वाट गुणा सेकंड को हम क्या कह देंगे, जूल कह देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो भैया ये हो गया 3600 और 3 जीरो और आ जाएंगी, और इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट में 1.6 इंटू 10⁻, अब इनको गिन लीजिए 6 जूल, इतना होता है। तो अगर आपसे पूछे 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा के मात्रक है। लेकिन क्योंकि इसमें बार बार किलोवाट आ रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और डायरेक्ट देखते ही सोचते हैं कि यार ये तो पावर का मात्रक होना चाहिए, क्योंकि वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक ये फैक्ट और आपको अलग से याद रखना है। अब हम देखेंगे हवाओं की ऊर्जा होती है, कह रहा है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत, स्थितिज और गतिज दोनों। इसको आप बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब आप समझ गए कि हवा है तो चल रही है, चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है, रुकी हुई हवा है तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। कह रहा है भैया हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा रहेगी उसका क्या यूज है भाई, पानी की स्थितिज ऊर्जा को तो आप डैम से गिरा करके, बांध से गिरा करके आपने क्या कर लिया, नीचे टरबाइन घुमा दिया तो आपको पता लग गया। यहाँ क्या यूज है उसका, क्योंकि हवाओं के बहने के कारण उनमें गति होती है, और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहत होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका यूज अभी हमने किया था, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से विंड टरबाइन बना लेंगे, पंखा बना लेंगे। बच्चों का देखा भी होगा, हवा तेज चलती है तो ये घूमने लगेगा, घूमने लगेगा तो इसके साथ क्या कर देंगे, एक जनरेटर सेट कर देंगे। जनरेटर क्या करेगा, गतिज ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, और उस वैद्युत ऊर्जा का फिर हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए 2023 में ही पूछा गया है बीपीएससी में, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ऊर्जा का अक्षय स्रोत। अक्षय स्रोत क्या है, अक्षय स्रोत, क्षय स्रोत उसको कहते हैं जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे कोयला यूज करते करते कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम यूज करते करते कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। तो कह रहा है अक्षय स्रोत है, तो कोयला, कोयला तो अक्षय स्रोत है, खत्म होगा कुछ समय बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद। इसके बारे में जीवाश्म ईंधन, तो कोयला खुद एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम खुद एक जीवाश्म ईंधन है, ये भी क्या है, ये भी अक्षय स्रोत नहीं है, ये भी अक्षय स्रोत है। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम के ऊपर देखिए, पेट्रोलियम ऐसे मिलेगा, सबसे नीचे पानी भरा होगा, उसके ऊपर पेट्रोलियम तैर रहा होगा, और उसके ऊपर फिर नेचुरल गैस तैर रही होगी। जब इसी को दबा दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो इसी को सीएनजी कह दिया जाता है। आजकल घरों में डायरेक्ट सप्लाई पाइप के द्वारा की जा रही है, तो फिर इसको जब पाइपिंग में भेजा जाता है तो इसी को पीएनजी कह दिया जाता है। इसका अगर मेन कंटेंट की बात करें तो मीथेन नाम की गैस या CH4 इसका मेन कंटेंट होती है। इसको हम केमिस्ट्री में भी आगे चल के देखेंगे। तो पेट्रोलियम इस तरह से पाया जाता है, नीचे नमकीन पानी, फिर पेट्रोलियम, और उसके ऊपर एक इस तरीके से एक और चबूतरा या उठी हुई जमीन होगी जिसमें गैप होगा बीच में, वहां पे सीएनजी फ्री हुई होगी। तो ये तीनों तो एक ही टाइप के हो गए, ये तीनों तो जीवाश्म ईंधन के ही उदाहरण है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में। तो भैया सूर्य से आज हमने वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ली, हमने सोलर सेल का प्रयोग किया, वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर ली। लेकिन आप देखेंगे अगले दिन फिर से सूरज निकलेगा, फिर से हमको ऊर्जा देगा। इसका मतलब इसका सोर्स क्या होगा, समझ गए आप, डी ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा का अक्षय स्रोत सूर्य है, अर्थात वे स्रोत जिनका अक्षय नहीं होता या जिनका नवीनीकरण होता रहता है और ये प्रदूषणकारी नहीं होते। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा बहुत मात्रा में निरंतर निर्माण होता रहता है। तो
ऊर्जा का निर्माण कंटिन्यूअसली इसमें इसलिए होता रहता है क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया इसमें होती है। अभी आप इस फैक्ट को अगर याद नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को विस्तृत रूप से जानेंगे कि है क्या चीज, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सभी चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। तो ये आ गया एक्सप्लेनेशन समझ में। अब चलिए आगे। ये कह रहा है गैर पारंपरिक। पारंपरिक मतलब हम जो पहले भी हमारे जो पूर्वज थे वो भी उसका बड़े आराम से यूज करते थे, वो हो गए पारंपरिक स्रोत। और जिनका आजकल हम यूज कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की वजह से, वो हो गए गैर पारंपरिक स्रोत। तो ये कह रहा है गैर पारंपरिक स्रोत ये क्या है, ऊष्मा जनित है। तो भाई ऊष्मा जनित तो हर एक सोर्स है, सबसे ऊष्मा मिल रही है हमको। कह रहा है वैद्युत जनित है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम वैद्युत ही लगाएं। भाई हम क्या करें, हम पानी से एक टरबाइन घुमाएंगे, हम उसमें जनरेटर नहीं जोड़ेंगे, हम तो उसमें क्या करेंगे, एक चक्की जोड़ देंगे। तो चक्की क्या करेगी, उसमें हम आटा गेहूं डालते जाएंगे, उसका आटा पीसती जाएगी। तो कोई जरूरी थोड़ी ना बिजली बनाए, तो ये भी सही बात नहीं है। गैर पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत सामान्य तौर पर नवीकरणीय होते हैं। ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत ऊर्जा के वो स्रोत हैं। जैसे हवा की हम बात करें तो भाई हवा आज चल रही है, आज हमने उससे विद्युत प्राप्त कर ली, कल फिर चलेगी, फिर से कल उससे वो घूम जाएगा, परसों फिर चलेगी, फिर से घूम जाएगा। ऐसा नहीं है ना कि आज चल गई तो अब आपने आज इस्तेमाल कर लिया तो अब ये कभी नहीं होगी। जैसे पेट्रोल को आज हमने 1 लीटर पेट्रोल जला दी, तो वो 1 लीटर पेट्रोल अब करोड़ों साल में फिर अब दोबारा नहीं बनेगी, वो जल गई मतलब खत्म। लेकिन हवा के साथ ऐसा नहीं है, सूरज के साथ ऐसा नहीं है। समुद्र में लहरें लगातार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पृथ्वी के अंदर अगर गर्मी है, उसका इस्तेमाल जैसे हम मान लीजिए ज्वालामुखी में पानी छोड़ दें, उससे पानी जो भाप बनेगी उसको इकट्ठा कर लें, या बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे नेचुरली ऐसा हो रहा है, फ्यूम रोल्स इनको कहा जाता है। तो वैसी कंडीशन में तो भाई ये हर रोज ऐसा होता रहेगा, न पृथ्वी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना हमको ऊर्जा की कोई कमी होगी, हर रोज इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। अर्थात इनको प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और भैया ये प्रदूषणकारी नहीं होते। अरे भाई जब जलाएंगे किसी चीज को धुआं तभी निकलेगा ना, अब सूरज से हम रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, इसमें कहां धुआं हो रहा है। ठीक है, ये प्रकृति में गैर समाप्ति योग है, मतलब ये खत्म नहीं होंगे। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा इत्यादि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुकेंगी। भैया गतिज ऊर्जा समान होंगी तो आपको इनमें से क्या समझ में आता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, ट्रक का क्या होगा, मास ज्यादा होगा, कार का उससे कम होगा, मोटरसाइकिल का उससे भी कम होगा। इसका मतलब ट्रक का वेग क्या होगा, क्योंकि 1/2 mv² फॉर्मूला था, इसलिए ट्रक का वेग होगा सबसे कम, उससे ज्यादा होगा कार का, और मोटरसाइकिल का होगा उससे भी ज्यादा। तो वैसी कंडीशन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने की कंडीशन में देखिए ट्रक को रोकना होगा ज्यादा मुश्किल। जैसे सी वाला ऑप्शन, जैसे क्या है यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि अब इनके वेगों का अगर अनुपात निकाल लिया जाए तो अवरोधक बल क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब कार्य किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऊर्जा में, कार्य ऊर्जा प्रमेय, इसके द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, यदि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है और उन पर समान अवरोधक बल मतलब ब्रेक लगाई जा रही है, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। अतः एक्स वाई जेड आपस में क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर बल गुणा दूरी। इसी को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, मतलब कार्य का ऊर्जा में रूपांतरण। कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा करके हमने ये पता कर लिया। अतः दूरी बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा अपॉन बल। अब गतिज ऊर्जा भी बराबर है, बल भी बराबर है, तो सब में क्या आएगा, x बराबर गतिज ऊर्जा बटे बल, फिर y बराबर गतिज ऊर्जा बटे बल बराबर z गतिज ऊर्जा बल, क्योंकि दोनों का यही रेशियो रहेगा। अब आगे देखेंगे, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv² बटे 1/2 mv²। अब ये बराबर बराबर लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते। कह रहा समान द्रव्यमान है, इसका मतलब m और m ले सकते हैं। कह रहा है इनका अनुपात क्या है,
4:9 है, तो ये और ये तो बराबर है इसलिए कट जाएंगे। अब ये स्क्वायर है भैया, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा V1/V2 बराबर 2/3। पूछ रहा है वेगों का अनुपात क्या होगा, तो वेगों का अनुपात समझ गए आप, जो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसको टिक कर डालेंगे। चलिए ठीक है, अभी हमने एक्सप्लेन करके दिखाया कि भाई एक की गतिज ऊर्जा ये, दूसरे की ये, दोनों का रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा, ये एमपीपीसीएस में पूछा गया 2000 में। ये कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ना तो ऊर्जा को हम बर्बाद कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं, ना उसको जनरेट कर सकते हैं। हाँ, एक रूप से उसको दूसरे रूप में बदल जरूर सकते हैं। इसका मतलब सृजन और विनाश हो सकता है? नहीं भैया, सृजन हो सकता है ना, ये कह रहा है सृजन नहीं हो सकता लेकिन विनाश हो सकता है। दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप समझ गए इसका ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ ये डी ऑप्शन ही ऐसा बचता है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि भाई ना तो बनेगी ऊर्जा ना बिगड़ेगी, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगी। जैसे अभी भी हमने देखा था थोड़ी टाइम पहले ही, सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा या सीधे सीधे कहिए प्रकाश फोटो सेल द्वारा, उस दिन जब हमने बात करी थी, तो फोटो जहां कहीं भी वर्ड आएगा मतलब प्रकाश से रिलेटेड होगा, इसको सोलर पैनल भी कहा जाता है। तो सोलर पैनल के द्वारा ये वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब सौर ऊर्जा खत्म नहीं हुई, ऊर्जा तो वो अभी भी उतनी है लेकिन अब उसका रूप बदल गया, अब वो वैद्युत ऊर्जा के रूप में आ चुकी है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? भाई हवा चल के आती है इस तरीके से, हवा चल के आ रही है, तो इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। अब इसमें क्या है, एक ऐसे करके मान लीजिए हमने एक पंखा खड़ा कर रखा है जिसको टरबाइन हम बोल रहे हैं। अब ये टरबाइन पे जैसे ही टकराएगा तो टरबाइन क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। टरबाइन घूमेगा, उसके पीछे हमने एक डायनामो जोड़ रखा होगा, वो डायनामो भी साथ में घूमेगा। जनरेटर, जैसे शादियों में देखा होगा जनरेटर होता है, वो घूमेगा। तो जब वो घूमेगा उसकी वजह से क्या बनेगी? बिजली बनेगी या वैद्युत ऊर्जा बनेगी। अब वैद्युत ऊर्जा बनेगी तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। भाई अगर हम ये कहें कि हवा की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, तो इसका मतलब हवा नहीं चल रही होगी। हवा नहीं चलेगी तो ये नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो बिजली नहीं बनेगी। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का रूपांतरण होता है। वायु शक्ति में वायु की गतिज ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने से वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों या वायु का प्रवाह होता है। कुल मिला के होगा क्या, यहाँ पे अगर मान लीजिए सूरज की गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो अब यहाँ की हवा तो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी तो यहाँ पे दाब हो जाएगा कम, दाब कम हो जाएगा तो जगह खाली हो जाएगी। खाली जगह को चारों तरफ की जो हवा है वो भरने के लिए दौड़ेगी। इसका मतलब जो लोग यहाँ खड़े होंगे उनको क्या फील होगा कि हवा चल रही है, जो लोग यहाँ खड़े होंगे उनको क्या पता लगेगा कि हवा इधर साइड में बह करके जा रही है और यहाँ गर्मी की वजह से लगातार हवा ऊपर उठती चली जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है इसी को वायु या समीर के नाम से जाना जाता है। जब हवा थोड़ी धीमी होती है, उसमें थोड़ी आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की या नमी की मात्रा ज्यादा होती है, और अगर वो हमको फील होने में ठंडी फील हो रही है तो उसको फिर समीर या ब्रीज कह दिया जाता है। बस हवा के यही है। तेज चलने लग जाएगी तो इसको क्या कहेंगे? आंधी कहने लग जाएंगे। उससे भी अगर तेज चलने लग जाएगी तो तूफान कहने लग जाएंगे। और अगर मान लीजिए इसके साथ साथ ये चीजों को उखाड़ने लग जाए, गोल गोल घूमने लग जाए, तो बवंडर कहने लग जाएंगे। और बवंडर में भी अगर मान लीजिए कि क्या कर दे, और ज्यादा तेजी से घूमने लग जाए, तो भैया इसको फिर क्या कहेंगे? स्पष्ट रूप से अगर ये गोल गोल घूमने लग जाए तो इसको चक्रवात कहने लग जाएंगे। चक्रवात अगर अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, ऐसा कि वो पेड़ों को उखाड़ दे, घरों को उखाड़ डाले, बहुत ज्यादा विनाशक हो जाए, तब इसको अमेरिका में क्या कहा जाता है? टॉर्नेडो कहा जाता है। तो हैं सारे के सारे हवा, हवा सीधी सीधी चल रही है तो उसको क्या कह रहे हैं हम? पवन। अगर उसके साथ थोड़ी ठंडक भी है, नमी भी है, तो उसको क्या कह रहे हैं? समीर। और अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो आंधी, अगर वो और ज्यादा हो गई तो तूफान।
अगर वो ऐसा कभी इधर कभी उधर इसका टेढ़ा मेढ़ा अगर हो रहा है या चीजों को उखाड़ उखाड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बवंडर। तो अगर मान लीजिए गोल गोल घूमने लगा तो चक्रवात, और अगर उसकी लिमिट और ज्यादा होगी तो टॉर्नेडो। इस तरीके से हवा होती है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या नहीं है भैया, परमाणु ऊर्जा में तो क्या होगा, यूरेनियम का विखंडन करेंगे और उसको बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज करके उसमें साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और ऊर्जा निकलेगी। ये अभी अगर हम मान लीजिए शुरुआत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको अभी नहीं समझते हैं। तो मतलब देखिए, बायोमास ऊर्जा का मतलब है इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा जिसमें क्या कर दिया जाएगा, पानी के साथ घोल करके जो भी सड़ने गलने वाली चीजें हैं, जैसे जैसे कि गोबर, वेस्ट चीज जो घर की होती है, जैसे कि टूटा अनाज या खराब चीजें जो भी वेस्ट है जो सड़ सकता है, वैसी चीजों को, जैसे कि कोयला हमने इसमें डाल दिया, या मान लीजिए हमने क्या कर दिया, गोबर डाल दिया, लकड़ी डाल दी, भूसा डाल दिया, या और सड़ा अनाज डाल दिया, या और जो भी ऐसी चीजें जो फेंकनी है हमको, वो सारी चीज हम क्या कर देंगे, इसमें डाल देंगे। अब ये चीजें पानी से क्या होंगी, पानी और हवा की उपस्थिति में सड़ेंगी। इनके सड़ने से एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं मार्स गैस या दलदलीय गैस, या जिसको मीथेन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला CH4 होता है। अब ये गैस बनेगी, इस गैस को हम क्या करेंगे, CaO कार्बन सॉरी कैल्शियम के ऑक्साइड के ऊपर से गुजारेंगे तो उसमें जो पानी होगा वो सूख जाएगा, और इस गैस को ही क्या कहा जाता है, बायो गैस कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि ये तीन तो भाई सोर्स हैं क्योंकि तीनों सड़ सकते हैं ये, लेकिन परमाणु ऊर्जा, परमाणु तो नहीं सड़ेगा, यूरेनियम तो नहीं सड़ेगा, इसका मतलब यही सोर्स नहीं होता है। अगर हमको पता लग गया कि ये तीनों तो भाई हैं, तो फिर कौन नहीं होगा। जो भी अब ऑप्शन बचेगा, चाहे इसमें कुछ भी दे रखा होता, परमाणु की जगह पे कुछ भी देता, वो भी आंसर सही माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा वह है जो फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट, पशुओं से प्राप्त मल अपशिष्ट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होने पर प्राप्त होती है। अतः लकड़ी, गोबर, कोयला बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन नाभिक की ऊर्जा या सॉरी परमाणु ऊर्जा नाभिक में संग्रहित ऊर्जा है। इसको हम जरूर पढ़ेंगे, इसको हम विखंडन ऊर्जा के नाम से या संलयन ऊर्जा के नाम से आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है भाई सूची फर्स्ट को ऊर्जा का रूपांतरण, अभी हमने जैसे बात करी थी, और प्रक्रम के साथ मैच कर देना आपको। कह रहा है ऊष्मा से वैद्युत में कन्वर्ट कौन करता है, हमको अभी नहीं पता। चलिए वैद्युत से, अब इस तरह के क्वेश्चनों में आपको देखेंगे बड़ा ट्रिकी रहता है मामला। ये कह रहा है वैद्युत से ध्वनि में, वैद्युत से ध्वनि में क्या होता है कि जब हम लाउड स्पीकर पे गाने सुनते हैं तो वो वैद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है, और ध्वनि को वैद्युत में कन्वर्ट ये माइक्रोफोन करता है। इसका मतलब हम देखेंगे अब कहां पे, लाउड स्पीकर में। वैद्युत से ध्वनि कहां पे, तीसरे में मिलेगी, तो बी तीसरे में कहां मिल रहा है, एक तो इसमें मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी तीसरे में कहां मिल रहा है, बाकी बी तीसरे में कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। बी तीसरे में इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए बस एक डाटा हमको पता था, उसी से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों में ये ट्रिक रहती है। रासायनिक से ऊष्मा और प्रकाश, अरे भाई आप लकड़ी को जला दीजिए, किसी चीज को जला दीजिए, ईंधन का दहन कर दीजिए, हो गया काम खत्म। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, ओके, 5वां ये रहा, ठीक। बाकी द्रव्यमान से सी ऑप्शन को मिला रहा है 2 के साथ नाभिकीय रिएक्टर में, फिर बचा एक वैद्युत से। अब ये जो कुछ भी है इसमें क्या होगी, ऊष्मा से वैद्युत बनेगी, सॉरी ऊष्मा से सौर सेल इसमें आ जाएंगे, एक है ही नहीं ऑप्शन में, खत्म। हमको बस एक डाटा याद था, एक डाटा के आधार पर हम पूरे प्रश्न को हल कर सकते हैं। हर चीज को तो याद नहीं रख सकते ना, हर चीज को तो रट नहीं सकते, तो हम इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सही सुमेलन बी वाला हो जाएगा, ये वाला। कह रहा है सौर सेल वह युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। लाउड स्पीकर वह युक्ति है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा द्रव्यमान ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ईंधन दहन में रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। क्यों, क्योंकि भाई ग्लूकोज जलता है ना वहां पे। अब ग्लूकोज नहीं कहेंगे, आपको ग्लूकोज कहना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हम इसको सेलुलोज कह देंगे। ग्लूकोज का ही एक रूप है, ये मोनो रूप है,
और कई सारे ग्लूकोज मिल जाते हैं तो सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा जब जलती है, रासायनिक बंध टूटते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऊष्मा में और प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो भाई भूतापीय ऊर्जा है, ये भी क्या है? सूरज से ही कहीं ना कहीं ऊर्जा है। पूरी पृथ्वी सूरज से ही बनी है। अब सूरज से अगर टूट के ये माना जाता है कि सूरज का ही एक टुकड़ा है, तो भैया वो सूरज की ही रोशनी तो उसमें रहेगी, तो वो एनर्जी। पवन ऊर्जा है, सूरज एक जगह हवा को गर्म कर देता है, वहां से हवा ऊपर उठ गई, दूसरी जगह की हवा चल के आई। सूरज ना होता तो ये गर्मी और ठंडक का एहसास नहीं होता, जैसे पवन नहीं बनती। बायोमास ऊर्जा है, पत्ती ने क्या किया होगा? प्रकाश संश्लेषण किया होगा। प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या होगा? जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में इकट्ठा हो गई होगी, फिर हमने जलाया होगा तो ऊर्जा मिल गई होगी। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा का कोई मतलब नहीं होता सूरज की ऊर्जा के साथ। अब अगर तीन ये हैं तो जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा। हमें नहीं अगर पता होता कि नाभिकीय ऊर्जा है, तब भी हमको तीन ऑप्शन का पता था कि ये तो नहीं है, तो बड़े आराम से छांट सकते थे। तो नाभिकीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती, बल्कि नाभिकों में संग्रहित होती है, ऑलरेडी होती है। आप पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जहां सूरज नहीं है वहां भी चले जाएंगे, ये ऊर्जा वहां भी उसी रूप में होगी जिस रूप में पृथ्वी पर है। इसका मतलब सूरज के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसको नियंत्रित व समाप्त करना कठिन है, जबकि जीवाश्मी ईंधन, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा, हमने तीन तरह की ऊर्जा का जिक्र किया था, वो तीनों तरह की ऊर्जा ये होती हैं। तथा भूतापीय ऊर्जा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही आती हैं। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, एक अब जाते जाते एक लास्ट रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो अरिहंत की बुक है सामान्य विज्ञान के लिए, आप इसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। जैसे हम पिछले, अगर हम बात करें तो पिछले टॉपिकों में देख सकते हैं बहुत सारा डाटा हमने क्या किया है, एड ऑन किया है। एक मिनट देखिए, जैसे ये डाटा हमने एड ऑन किया है, तो इस तरह के डाटा को आप जहां भी चेक करें वहीं इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए इस किताब को बहुत ध्यान से ले लीजिएगा। प्लस इसके साथ में आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल और आपका राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, बाकी 4 सेक्शन पे इनकी और निकली हुई है। तो आप इस पुस्तक को पढ़िए। इसके बाद अगर आपको और भी इंटरेस्ट आता है तो बाकी और ले लीजिए। इसी बार इसका जो बुक का नाम भी इन्होंने बड़ा सोच समझ के रखा है, प्रीलिम्स पॉसिबल। और क्योंकि जब आप इतने पीवाईक्यू लगा लेंगे 3500 3600, तो निश्चित तौर पर फिर और एमसीक्यू जाएंगे कहां? हो सकता है लैंग्वेज बदल देगा, लेकिन कंटेंट कहां से वो यूज करेगा। तो आप बिंदास होकर इस पुस्तक को ले लीजिए। हम लगातार इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे और आपका ये पूरा सिलेबस पीटी होने से पहले ही समाप्त करवा दिया जाएगा, ताकि आपको रिवीजन का भी पर्याप्त टाइम मिल सके। हम रिवीजन साथ में करवाते भी चल रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।